सीतापुर नरसंहार के मामले में कई दिन तक चली जांच के बाद आज आखिर पुलिस ने हत्यारे अजीत को जेल भेज दिया है। अजीत ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने पहले कई तरह की कहानियां भी पुलिस को बताई। लखनऊ की एसटीएफ की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, सीतापुर की पुलिस की टीमें इस दौरान गहन जांच करती रही, क्योंकि पहले जो गलती सीतापुर पुलिस ने की थी अब वो गलती दोहराना नहीं चाहती थी, जिसको अजीत का बाद में फ़ायदा मिलता कोर्ट में। इसलिए काफ़ी जांच पड़ताल हुई, साक्ष्य इकट्ठा किए गए और आखिर आज जो है हत्यारे अजीत को जेल भेज दिया गया, जिसने अपनी माँ, भाभी, भाई और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। पिछले एपिसोड में हमने आपको पूरी कहानी बताई थी कि कैसे शक की सुई गई अजीत के ऊपर। आज हम आपको बताते हैं अजीत की कहानी। अजीत से पुलिस ने कई दिन तक पूछताछ की, लेकिन उसको हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बस एक काम किया कि इन 2-3 रातों में अजीत को सोने नहीं दिया, 1 सेकंड के लिए भी झपकी तक नहीं लेने दी। आखिर में अजीत टूट गया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। दरअसल सीतापुर के थाना रामपुर कटरा के ग्राम पालापुर में रहने वाले प्रगतिशील किसान वीरेंद्र सिंह के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अजीत और छोटा बेटा अनुराग सिंह। खुशहाल परिवार था, काफ़ी ज़मीन, लगभग 100 बीघे के करीब इनके पास ज़मीनें थीं। प्रगतिशील किसान थे, इसलिए तरह तरह की खेती करते थे, जिससे बड़ा मुनाफा आता था। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 24 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ था वीरेंद्र सिंह का। 16 लाख उन्होंने खुद अपने नाम जो है कृषि के लिए लोन ले रखा था और 8 लाख उनकी पत्नी के नाम था। छोटा बेटा अजीत, जिसने एग्रीकल्चर से बीएससी की हुई थी और सिविल सर्विसेज की भी वो तैयारी कर रहा था। लगभग 4 साल इलाहाबाद में रहकर उसने पढ़ाई की और 2 साल मुखर्जी नगर दिल्ली में रहकर उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो वापस आ गया अपने पिता के पास और उनसे कहने लगा कि पिताजी, आपकी तरह मैं अब ऑर्गेनिक खेती करूँगा, आपके साथ मैं खेती में हाथ बटाऊँगा। जबकि बड़ा भाई था अजीत, जो पहले पिता के साथ खेती करता था, उसको 2018 में प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिल गई और वो शिक्षक हो गया। यहाँ से सब कुछ सही चल रहा था। अजीत की भी शादी लखनऊ से हुई थी। एक साधारण सा परिवार है लखनऊ के चिन्हट का, वहाँ से उसकी शादी हुई थी। जबकि अनुराग की शादी लखनऊ के संपन्न घर से हुई थी। उसकी जो पत्नी थी प्रियंका, वो बहुत पढ़ी लिखी भी थी। शादी के बाद वो लखनऊ के एक इंश्योरेंस कंपनी में कैशियर के पोस्ट पे जॉब करती थी। अनुराग ने जब खेती में हाथ बटाना शुरू किया तो उसने बहुत कम वक्त में अच्छी तरीके से खेती जमा ली और खेती से मुनाफा कमाने लगा। अब जब अनुराग की अच्छी इनकम हो रही थी तो उसने 1 करोड़ रुपए की लागत से अलीगंज में एक अपार्टमेंट है, उसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लैट खरीद लिया। अपनी पत्नी और बच्चों को वहीं रख दिया, क्योंकि बच्चों का एडमिशन हो गया था, 3 बच्चों का, अलीगंज के सीएमएस स्कूल में। अजीत गाँव से निकल के महमूदाबाद कस्बे में अपना मकान बना लिया था। हालांकि गांव में इनकी आलीशान कोठी थी, कई कमरों में उसमें एयर कंडीशन लगा हुआ था और बहुत संपन्न तरीके से ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों भाइयों के बीच में भी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन प्रियंका जो अनुराग की बीवी थी, उससे अजीत के बीच में थोड़ी नोक झोंक चलती थी, क्योंकि प्रियंका से शादी के बाद धीरे धीरे जब ये लोग लखनऊ वगैरह में रहने लगे तो अनुराग अपने भाई अजीत से वो पहले जैसी इंटीमेसी नहीं रखता था, दूरियां बनाने लगा। इधर पिता की जब मौत हो गई तो दोनों भाइयों में दूरियां बन गई। अनुराग ने कुछ समय पहले 40 लाख रुपए की फसल बेची। अब क्योंकि कर्जा था लगभग 24 लाख रुपए का बैंक का, उससे नोटिस अक्सर आती थी, लेकिन 40 लाख की फसल बेचने के बावजूद अनुराग ने वो पैसा जो है दूसरे काम में लगा दिया और वो कर्जा नहीं अदा किया जो उसके पिता ने लिया था। अब ये बात थोड़ा अजीत को खल रही थी कि यार इस सारी खेती मतलब यही देख रहे हैं, खेती में मुनाफा भी कमा रहे हैं, हमारी जो खेती है वो हम अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास लागत नहीं है। इन्होंने लखनऊ में फ्लैट खरीद लिया है, अब पिता का जो कर्जा है वो भी नहीं ये जमा कर रहे हैं, इन्हीं को जमा करना चाहिए। वो बार बार इसके लिए प्रेशर बनाता था, लेकिन प्रियंका ने साफ तौर पे अपने पति अनुराग से कह दिया था कि तुम उस कर्जे को नहीं जमा करोगे, क्योंकि ये पहले से खेती देख रहे थे, इन्होंने कभी भी कोई कर्जा नहीं जमा किया, इसलिए अजीत वो कर्जा जमा करें। इस बात को लेकर नाराजगी थी। अब 13 तारीख को मतदान था सीतापुर में, इसलिए प्रियंका ने खास तौर पे छुट्टी ली थी। ये लोग पूरा प्रोग्राम बना के आए थे कि ये लोग वहाँ जाएंगे 2-3 दिन की, फिर उसके बाद सैटरडे संडे पड़ जाएगा, ये लोग आराम से वहाँ पे रहेंगे 2-3 दिन।
फ्राइडे का दिन था। ये लोग जब वहाँ पर आए तो इस बात की जानकारी अजीत को पहले से थी कि ये लोग आ रहे हैं। अजीत ने ठानी कि आज वो अपने छोटे भाई अनुराग से बैंक के कर्जे के बारे में हर हाल में बात करेगा। गुस्सा भरा हुआ था उसके अंदर। उसने पहले अपनी पत्नी को अपने ससुराल चिन्हट में छोड़ा और उसके बाद छोड़ने के बाद रात में वो जब घर पहुंचा तो देखा कि अनुराग जो वहाँ पर आया हुआ था वो खाना पीना खा पी चुका था और उसने बहुत अच्छे से ड्रिंक कर रखी थी। जब बात करने के लिए गया तो अनुराग ने कहा कि ठीक है यार, जाओ हम देखेंगे और ये कर्जा हम क्यों जमा करें। ये सब कुछ बातें हुई उन पे आपस में। और उसके बाद जब वहाँ से अजीत गया तो फिर उसकी पत्नी आई, फ़ौरन अनुराग से बात करने लगी कि तुम दोगे नहीं कुछ और इनको कहने दो ये वो। तो ये बातें उसने सुनी या उसने अंदाज़ा लगाया तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। अपने कमरे में गया, कई घंटे वो वहाँ बैठा रहा क्योंकि ये सब उसके दिमाग में पहले से चल रहा था। इसलिए उसने अपने पिता की पिस्टल भी रख रखी थी अपने पास और उसको बहुत गुस्सा था। धीरे धीरे रात बढ़ती गई। अजीत अंदर अंदर कुढ़ रहा था। जब देर रात हो गई तो उसने क्या किया, पहले जाके घर की लाइट काट दी, तार काट दिए तो एसी में सो रही थी प्रियंका यहाँ अपने बच्चों के साथ सो रही थी। सामने कमरे में इनकी माँ सावित्री देवी सो रही थी, 65 साल लगभग उनकी उम्र थी। और नीचे के कमरे में अनुराग सो रहा था क्योंकि थोड़ा नशे में था, इसलिए वो अलग कमरे में जाके सो गया। और जब गर्मी लगी, प्रियंका निकल के उस कमरे से बाहर आई और बाहर आकर वो उस चारपाई के ऊपर लेट गई। तभी वहाँ पे उतर के आया अजीत और उसके पैरों के पास खड़ा हो गया। आहट पाके जब एकदम से नींद खुली तो प्रियंका उठ के बैठ गया। उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वो बहस करने लगा। वो कहने लगा कि ये तुम्हारी वजह से हम भाइयों के बीच में दूरी हुई, तुम ही जो है कर्जा नहीं जमा करने दे रही हो, हमारी खेती बर्बाद हो गई है, अब हम बहुत परेशान हैं, तुम लोग तो मौज कर रही हो। तो प्रियंका के बीच में कुछ जैसे ही बहस होने लगी, वो हाथ में एक हथौड़ा छुपाए हुए था, उसने जोर से वार किया जो प्रियंका के सर पे लगा। उसके बाद उसने गोली मार दी प्रियंका को। प्रियंका उसी चारपाई के ऊपर ढेर हो गई। अभी जो शोर हुआ ना गोली चलने का, हथौड़े का, प्रियंका के चिल्लाने का, उसको सुन लिया सामने कमरे में सो रही माँ सावित्री देवी ने। माँ आई और उन्होंने जैसे देखा अजीत को कहा कि ये तुमने क्या कर डाला, तुमने मतलब बहू को ही मार डाला और ये तुम्हारे ऊपर क्या खून सवार हो गया, चलो अच्छा तुम भाग जाओ यहाँ से जल्दी। ये तो कहने लगा कि माँ तुम हमेशा मतलब अनुराग का ही फेवर करती रही, जब भी हमने तुमसे कोई बात कही तो तुमने अनुराग का ही फेवर किया। माँ ने कहा कि अनुराग क्योंकि सही था, इतना कहना था कि उसने उस जननी को जिसने जन्म दिया था उस माँ के सर के ऊपर एक तेज हथौड़ा मारा और खून से माँ लथपथ हो गई। इसी तेजी से के साथ उसके बाद वो उतर के नीचे आया और अनुराग के कमरे में गया जहाँ अनुराग सो रहा था। तेज उसने जो है दरवाजे पे लात मारी। उसके बाद जैसे ही वो खुला उसने अनुराग के सर पे गोली मार दी। गोली अनुराग के दाहिनी तरफ लगी और बाएं साइड में निकल गई। पूरा उसी वक्त उसने दम तोड़ दिया। ये सब हो रहा था, इसी बीच में अरना बड़ी बेटी, उसकी भी आँख खुल गई थी और उसने पहले माँ को देखा, फिर वो देखा कि उसकी दादी पड़ी हुई है और भागती हुई जब नीचे आई तो दूसरी गोली जो है वो चला दी अरना के ऊपर, लेकिन वो गोली उसको पहले नहीं लगी और वो गोली फिर से जो उसके पिता वहाँ पे सो रहा था उसके गले में लगी और यहाँ पे जाके जबड़े में जाके फंस गई। और ये गोली ऐसी थी जो उसका अजीत को ध्यान भी नहीं था और इस गोली ने पूरे घटना का चेहरा ही बदल के रख दिया। इसके बाद उसने उस बड़ी बेटी के सर पे मारा, कस के कई हथौड़े मारे, माँ के सर पे कई हथौड़े मारे। वो जब सब फट गया तो उसके बाद वो अरना को खींचता हुआ ले गया और छत से नीचे फेंक दिया। उसके बाद फिर कमरे में गया, उसके ऊपर इतना खून सवार हो गया। कमरे में जो दो और बच्चे सो रहे थे, 9 साल की अश्विक और 5 साल का जो उनका बेटा था औदिक, उसके भी सर पे हथौड़ों से मारा, दोनों बच्चों के सर फाड़ दिए। उसके बाद उन दोनों बच्चों को घसीटता हुआ ले गया और ऊपर छत से ले जाकर नीचे फेंक दिया। इसके बाद अजीत जो है वो वॉशरूम में गया। उसने पहले क्योंकि पूरा वो खुद भी ब्लड से नहा गया था, उसने अपने कपड़े वहाँ पे बदले, हाथ पैर धुले, पूरा वॉशरूम में ब्लड ही ब्लड हो गया। उसके बाद उसने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद वो बाहर जाके बाउंड्री पे खड़ा हो गया और नीचे वो बच्चे तड़प रहे थे। सुबह के जब 5 बजे तो उसके घर के बिल्कुल मिला हुआ मकान है उनके ताऊ का। ताई उनकी जो है अमरावती, वो घर से निकली क्योंकि सुबह सुबह वो सैर करने जाती हैं। तो जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली
और जैसे ही वो सामने आई तो ऊपर से बहुत तेज अजीत ने आवाज़ लगाई थी और कहा कि ताई सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बिखर गया। अनुराग ने रात में नशे में भाभी से झगड़ा हुआ और भाभी की हत्या की, माँ रोकने आई तो माँ की हत्या कर दी, तीनों बच्चों की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। अब ताई ने जब देखा और सामने बच्चे, वो तीनों बच्चे वहाँ पे तड़प रहे थे, वो बहुत तेज़ी के साथ चिल्लाईं। उनके चिल्लाने के बाद आस पड़ोस के लोग धीरे धीरे आए, सब लोग भाग के आए तो उन्होंने देखा कि जो उनका बच्चा था छोटा वाला, उसकी उंगलियां चल रही थी, वो ऐसे सर के बल ऐसे पड़ा हुआ था और ऐसे ऐसे उसके हाथ में कंपन हो रहा था। इससे लगा कि बच्चे अभी जीवित हैं। और लेकिन बड़ी वाली बच्ची अरना तो मर चुकी थी। आशवी और छोटा बेटा, उसके हाथ हल्के से उसमें मूवमेंट हो रहा था। तो सब लोगों ने जल्दी से कहा कि जो है अजीत गाड़ी की चाबी दो, गाड़ी की चाबी दो। तो अजीत ने कहा पता नहीं कहाँ चाबी रखी, हमको समझ में नहीं आ रहा, ये वो। उसने चाबी नहीं दी, दूसरी गाड़ी मंगाई गई, दूसरी गाड़ी आई। तो गांव वाले उसको लेके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पे दोनों बच्चों को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। अब क्योंकि पहले तो अजीत ने कहानी दूसरी बनाई थी, इसलिए जब पुलिस आई तो उनकी ताई ने, आस पड़ोस के लोगों ने, सबने वही बताया। तो जो चक्रेश मिश्र जी हैं, वो एसपी हैं सीतापुर के, उन्होंने उसी टाइम पत्रकारों को बयान दे दिया कि साहब वो मानसिक रूप से कुछ विचित्र था, नशेड़ी किस्म का आदमी था, शराब पी के झगड़ा हुआ, उसने अपनी माँ के और बीवी की, बच्चों की हत्या कर दी, उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। लेकिन जो फॉरेंसिक टीम आई थी, जहाँ पे अनुराग की लाश मिली थी, वहाँ से वो रिवॉल्वर थोड़ी सी दूर अंदर के साइड में पड़े हुए थे। प्रियंका के भी हाथ में हथौड़ा था, ये सब चीज़ें थी। अब 8 साढ़े 8 बजे तक सारी बॉडी जो है सील करके जो है वो पीएम हाउस भेज दी गई। 1 बजे पीएम हुआ और 3 बजे पीएम की रिपोर्ट आई। जब पीएम की रिपोर्ट आई तो वो बहुत ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसमें 2 गोलियां लगी हुई थी। एक तो गोली लगी थी अनुराग के जो दाहिने साइड में लगी थी और बाएं साइड में निकल गई थी। दूसरी गोली उसके गले में लगी थी जो अंदर जाके जबड़े में फंसी हुई थी। तो कोई भी आदमी जो सुसाइड करेगा तो वो अपने 2 गोली नहीं मार सकता है। इसी बीच में अंकित सिंह जो कि प्रियंका का भाई है, वो भी पहुंचा था। उसने पहले भी मुलाकात की थी एसपी से, पीएम रिपोर्ट की इंतज़ार किया और पीएम रिपोर्ट के आने के बाद उसने एसपी से दोबारा मुलाकात की और उसके बाद कहा कि ये हत्या है, अजीत ने हत्या की है सभी लोगों की। जिसके बाद से पुलिस फिर से एक्टिव होती है। और ये बात जब एसपी चक्रेश मिश्रा साहब बताते हैं तो डीजीपी खुद इस मामले में पर्सनल तरीके से इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उसमें पूरी एक टीम लगाते हैं। तो लखनऊ की टीम लगती है, सीतापुर की क्राइम ब्रांच की टीम लगती है, सर्विलांस की टीम लगती है, सीन ऑफ द क्राइम कई बार करके वो देखा जाता है। छत से वो बच्चे फेंके गए थे तो उसके वेट के, बच्चों के वेट के बराबर वजन के बोरे ऊपर से फेंके गए। तो इन सब के बाद पुलिस जो है वो इस नतीजे पे पहुंची। जब 3 दिन तक सोने नहीं दिया अजीत को, तो फिर उसने बताया, उसने सारी चीज़ें कबूल की और इस घटना के ऊपर से पर्दा हटा। आज जो है पुलिस ने अजीत को 4 दिन के बाद जेल भेज दिया। सोचिए, एक संपन्न घराने की फैमिली थी, खाते पीते लोग थे, 100 बीघा ज़मीन थी, उसके बावजूद एक भाई ने अपनी माँ को मारा। उस माँ को जिसने उसको जन्म दिया था, जिसने उसको पाला, एक भाई को मारा, अपने छोटे भाई को मारा, उसकी बीवी को मारा और हद है कि 2 भतीजियों को, भतीजे को मारा, छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से मारा कि छत से ले जाके उस नीचे फेंक दिया। तो प्रगतिशील किसान वीरेंद्र सिंह की वो कोठी आज सुनसान है। उनकी पत्नी, एक बेटा, उसकी पत्नी, पूरा परिवार इस दुनिया से जा चुका है। अजीत सिंह जेल चला गया है। उसकी पत्नी और बच्चे वो लखनऊ में हैं, क्योंकि इस हत्याकांड के बाद उनके लिए इस घर में रहना अब मुश्किल है। पूरा घर सुनसान हो चुका है। आलीशान मकान का हाथा जहां वो बच्चे फेंके गए थे, उसके किनारे कुछ कृषि यंत्र रखे हुए हैं और ये कोठी अब कब तक सुनसान रहेगी ये बता पाना मुश्किल है। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय।